हर शुक्रवार हम आपके लिए ऐसी किताब का सारांश लेकर आते हैं जिसके द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आज की किताब से हम सीखेंगे कि पैसे का मनोविज्ञान आखिर कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आपको बता दें, मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को ही नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसा कैसे जोड़ना सीखे, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह किताब सबसे पहले सिखाती है कि पैसे को बर्बाद मत करो। जी हाँ दोस्तों, हमें पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे की बर्बादी आपको कंगाल बना सकती है। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में लिखते हैं, जब वे एक होटल में काम किया करते थे तो उन दिनों उनके होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता था। वह हर समय अपने पास नोटों का बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। ऑथर मॉर्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकता है और एक गेम खेलता है कि कौन गोल्ड कॉइन को कितना दूर फेंक सकता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंक करप्ट बना देता है। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में एक और कहानी बताते हैं। अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब वह उस व्यक्ति की मौत हुई तो उसके चर्चे देश विदेश के न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिए और बाकी 15 करोड़ रुपए उसने अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ दिए। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग ऑफ पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब ऑर्थर मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को अर्न करना और उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसों को कैसे खर्च कर सकते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है? पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंक करप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। ऑथर अपने अगले लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देती है। और यह काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी का टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारी पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक सपना है। ऑर्थर मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थिति और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है।
ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं आपको वह मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थिति और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह मैनेज या सदुपयोग करते हैं। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर का कहना है, भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं, 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे, फाइनेंशियल मजबूत थी, उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्होंने कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में ये बात कही, अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लक भी था। बिल गेट्स अपने स्कूल दोस्त केंट इवंस के बारे में बताते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो वह आज मेरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने इस जोखिम का सामना किया और लाखों में से एक ही व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार लेखक भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का साथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना आदि आदि। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए ही 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे, लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त गोल्डन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। इस कहानी से लेखक समझाना चाहते हैं कि ज्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक कहते हैं कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। इनमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं, आज के समय में वॉरेन बफेट एक अद्भुत इन्वेस्टर है, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए लगातार इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय $9.3 मिलियन के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से इन्वेस्ट करना था, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। मॉर्गन हाउसल अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बनने के रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ ही दिनों के बाद फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद साथ ही वे बैंक करप्ट हो गए। वे अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने करियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वे लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वे लोग फेल हो गए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज, खबर कुछ हटके।